स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स के अंदर एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज है, वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन ये है कि देयर इज वन टैंक, द 80 सेंटीमीटर वाटर इज फिल्ड, वाटर refractive index is 1.33, one bulb is at a bottom and the light is emerging from that bottom lamp, so the area where the light is came out from the water is what? तो एरिया हमें फाइंड करना है। देखिए यहां पे है बल्ब, तो बल्ब में से जो इंसिडेंट लाइट है, यहां से लाइट आ रही है, सपोज लाइट रेज यहां से बाहर निकल रही है, तो वो छोटा सा एरिया बना देती है। सपोज यहाँ पे मैं छोटी सी फिगर ड्रॉ करके बताता हूं। सपोज ये है, यहाँ पे वाटर है, ओके, यहाँ पे छोटा सा बल्ब, तो बल्ब क्या करता है, लाइट रेज यहां से बाहर निकलती है, यहां से बाहर निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि देखिए ये डेंसर मीडियम, एयर मीडियम, रेयर मीडियम, तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन व्हाट हैपन? यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से लाइट रेज बाहर नहीं निकल सकती, वहां से पैरेलल हो जाएगी, या उससे बाद का जो रेज है वो बाहर नहीं निकल सकती, बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो कुछ इतनी ही लाइट बाहर निकल पाएगी, समझ में आया? तो जितनी लाइट बाहर निकल पाएगी वो कुछ इस तरह से वहां से छोटा सा एरिया बनाएगी। सो ये एरिया कितना वो फाइंड करना है। सो इफ बल्ब इज सर्कुलर, देन द एरिया मेड बाय द लाइट, इमर्जिंग लाइट, इज आल्सो सर्कुलर। तो सर्कुलर का एरिया फाइंड करना, तो क्या फाइंड करने का पड़ेगा? रेडियस। वंस वी गेट द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर शेप, देन यू कैन फाइंड द एरिया। इट्स वेरी इजी, समझ में आया? ओके, तो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं, देखिए ये बल्ब है, तो यहां से लाइट रेज आई और दिस इज द लास्ट रे, so this is parallel to axis। एक्सिस से कैसे हो गए पैरेलल? हम सबको पता है एट द क्रिटिकल एंगल जो रहता है उससे जो लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एट द क्रिटिकल एंगल, तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल सी। ओके, ये क्रिटिकल एंगल हो गया सी। तो देखिए ये अंतिम लाइट होगी जो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके बाद की जो भी लाइट रेज इंसिडेंट होगी, that all light rays is actually reflect back, yes or no? तो वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी। यहां पे देख लेते हैं, सपोज दिस इज द लास्ट रे which is came out after the ray incident on this axis that actually reflect back, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये लास्ट रे है जो बाहर निकलेगी, तो वो ऐसा एक सर्कुलर शेप क्रिएट करेगी, yes or no? उसकी या ये डायमीटर हो गया, अगर ये सर्कुलर शेप ऐसा क्रिएट किया, ये सर्कुलर शेप क्रिएट किया, तो उसका ये डायमीटर हो गया। सो दिस इज द रेडियस। तो अगर हमने रेडियस फाइंड कर ली तो वी कैन फाइंड द एरिया, क्योंकि रेडियस इतनी होती, ये एरिया फाइंड करना है, तो उसने रेडियस फाइंड कर ली, वी कैन फाइंड द एरिया। सिंपल है। ओके, तो यहां पे ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द डेप्थ ऑफ दिस वेसल। तो वेसल की डेप्थ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे देखिए ये आर है, तो ये 80 सेंटीमीटर। सो दिस इज डेप्थ सपोज, और यहां से हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें। सो दिस इज द 90 एंगल, यस और नो? जो यहां पे 90 एंगल बन रहा है, दिस इज द 90 एंगल। हमको फाइंड करना है, दिस इज आर। डी तो हमको पता है। देखिए यहां पे हम देख सकते हैं सिंपल, दिस एक्सिस, दिस लाइन एंड दिस लाइन both are parallel, yes or no? So parallel axis ऐसी रहती है, तो z बनता है ना। So this angle both are equal. So this is C, then this also C. यहाँ पे देखिए, this is the normal to the surface, ये दो सरफेस चेंज हो रही, तो ये नॉर्मल हो गया। This is the incident angle. Incident angle is a critical angle। तब वो लाइट कैसी रहती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू करता, तो जो लास्ट रे है वो कौन से एंगल पे रहेगी? क्रिटिकल एंगल पे, ये सुनो। ओके, उसके बाद की रेज तो कोई बाहर निकल पाएगी, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारी लाइट अंदर ही रहेंगी। समझ में आ गया इतना? ओके,
तो देखिए अगर सी हम फाइंड कर सकते, देखिए ये एंगल सी है जो, वो यही हो गया. इफ यू फाइंड द एंगल सी बिकॉज ऑफ द डी इज वी हैव, देन यू कैन फाइंड द आर. सो ये सी कैसे फाइंड करेंगे? क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन हमको मालूम है. यस, साइन सी इज इक्वल टू 1/n. यस और नो? सो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, n इज 1.33. 1.33. सो ये हो गया हमारा एंगल सी. ओके, अगर वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जो एंगल है वो हम लॉग टेबल में से फाइंड कर सकते हैं. ओके, लॉग टेबल यूज करके आप वो हम एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करके वो एंगल हम फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अदरवाइज जो 1.33 है वो एक्चुअल में होता है 4/3, तो उसका इस्तेमाल करके भी आप यूज कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं. एक बार सी मिल गया, देन सी, दिस इज द ट्राइंगल पाइथागोरस ट्राइंगल और रेक्टेंगल ट्राइंगल. तो इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं 10c. तो 10c इज इक्वल टू अपोजिट अपन बेस. यस और नो? तो अपोजिट इज r एंड बेस इज d. अपोजिट बाय बेस, so r is equals to d into 10c. ओके, c एंगल तो पता ही, इसमें रख दो तो r की वैल्यू मिल जाएगी. एंड वंस यू गेट द r you can find the area because area is nothing but pi r square. area is equals to pi r square. समझ में आया? तो ये एक मेथड होगी जिससे हम ये एरिया फाइंड कर सकते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आता है, and at that time you don't have any time table, log table, and the time requirement of this process is also large. So इसकी एक शॉर्टकट है, दूसरी मेथड जो आपको बताने जा रहा हूं. This is the second method. देखिए सेकंड मेथड क्या है, हमको फाइंड करना है r. एक फॉर्मूला मिलेगा, जब एक फॉर्मूला आपने याद रख लिया फिर तो ये सेकंड मेथड बहुत ही आसान हो जाएगी. तो फॉर्मूला कैसे बनाते, देखिए हमको फाइंड करना है ये r या d भी फाइंड करना, कोई भी फाइंड करना कर सकते हैं. देखिए ये ट्राइंगल जो है ये कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन दिक्कत कहां पे आती है? c फाइंड करने में, एंगल फाइंड करने की, क्योंकि लॉग टेबल में देखना पड़ता है, कई सारा टाइम वेस्ट होता है. ओके, तो उसका एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं. कैसे? देखिए ये ट्राइंगल जो है उसमें साइन c जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन c. इफ यू अप्लाई द साइन c इन दिस ट्राइंगल देन साइन c इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. साइन c इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस मतलब ये हुआ कि नहीं, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. यस, पाइथागोरस का इस्तेमाल करके तो हाइपोटेनस जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ये सुनो, हाइपोटेनस तो इसकी लेंथ हो गई d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर. ये दोनों साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस. तो साइन c, इसमें साइन अप्लाई कीजिए, तो साइन c इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस. तो अपोजिट इज r एंड हाइपोटेनस इज अंडर रूट d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. अंडरस्टैंड? एंड द साइन c इज व्हाट? यस, critical angle. Sin c is equals to 1/n. So here we can write 1/n. So 1/n is equals to r upon under root of d square plus r square. Okay, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. When you cross multiply, then d square plus r square under root is equals to n into r. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं. देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता कि आसान रहे. डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अदरवाइज इक्वेशन तो रेडी है लेकिन आसान हो जाए इसलिए इसका ऐसे कर दे. सो बोथ द साइड वी डू द स्क्वायर. सो दिस इज n स्क्वायर r स्क्वायर. ओके, इसको इस तरफ ले लेते हैं. देन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. ओके, इसको इस तरफ लेकर माइनस हो गया. देन द r स्क्वायर इज कॉमन, देन द d स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर इज कॉमन. सो हियर वी कैन राइट r स्क्वायर into bracket n square minus 1. अब दोनों तरफ रूट निकाल लो. सो ये क्या हो गया, दोनों तरफ रूट निकाल लेते हैं. सो d इज इक्वल्स टू r अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1. देखिए क्या हुआ, दोनों तरफ रूट किया. सो r स्क्वायर, उसका तो रूट r और इसका रूट n स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज द शॉर्टकट. ये हो गई आपकी शॉर्टकट. इसमें क्या ध्यान रखना है, दिस इज द डेप्थ
डेंसर मीडियम की जो डेप्थ है वो, एंड द आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। जो सर्कल शेप बन रहा है उसकी रेडियस, जो सर्कुलर शेप बन रहा है उसकी रेडियस, अंडरस्टैंड। और एन जो है वो क्या रहेगा, डेंसर मीडियम, डेंसर जो मीडियम है वो एन हो जाएगा। सिंपल, इसमें वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। हमको आर फाइंड करना था। देखिए इसी क्वेश्चन का साइन या टेन के अलावा इसी शॉर्टकट फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं आर। तो रेडियस को सब्जेक्ट कीजिए। देखिए आर तो डी तो हमको पता है 80, आर नहीं पता, फाइंड करना है। एन स्क्वायर क्या है 1.33 स्क्वायर, 1.33 का स्क्वायर 1.33 होल स्क्वायर -1। आर को सब्जेक्ट कीजिए, यू फाइंड द आर। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो लाइट रेज बाहर निकलनी चाहिए वो तब तक नहीं निकलती जब तक एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं हो जाता। आफ्टर द ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल लाइट रेज इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर। सो इसके बीच के जो लाइट है वही बाहर निकलेगी और यहां से थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, जो लाइट रेज है वो बाहर निकलेगी। सो ये सर्कल हमको फाइंड करना था जो लाइट रेज बाहर निकल रही है। ओके, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला और दोनों मेथड आप लिख लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू ऑल्सो। फ्रेंड्स, जो हमारा एग्जाम्पल था, एक्सरसाइज जो थी एक्सरसाइज 9.5, उसी के बेस पे एक एमसीक्यू है। ओके, तो इसमें ऐसा है कि देयर इज अ वन ट्री, ओके, एंड उसी के पास में एक तालाब है और उस पॉन्ड के अंदर एक फिश है, एंड फिश जस्ट सी द ट्री। फिश जस्ट सी द ट्री। जस्ट का मतलब क्या रहता है, जो फाइनल लाइट रेज इज एंटरिंग फ्रॉम दिस ट्री इज सी बाय दिस और फील बाय दिस फिश जो है वो ट्री को जस्ट देख सकती है। उसका मतलब क्या हुआ, अंतिम लाइट जो बाहर निकल रही है वो वही होगी। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। समझ में आएगा? दिस इज द क्रिटिकल एंगल, दिस ऑल्सो क्रिटिकल एंगल। सो क्वेश्चन इज, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिश टू दिस ट्री इज 6 मीटर, देन फाइंड द डेप्थ ऑफ दिस पॉन्ड। ये डेप्थ फाइंड करनी है क्योंकि जो फिश है वो बॉटम पे है। डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ फाइंड करनी है। ओके, तो शॉर्टकट फॉर्मूला पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो हमने मेथड बताई आगे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड द डी एंड कमेंट इट। उसकी कमेंट कीजिए और डी कितना होगा वो फाइंड कीजिए। ओके, जो इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का, वो है 4/3। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3। ओके, दिस इज 4/3। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट कीजिएगा। इट्स वेरी इजी, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और यू कैन फाइंड द आंसर। Friends, exercise number 9.6. In this question, NCERT का ही है हमारा चैप्टर 9 का, ओके, रे ऑप्टिक्स का टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है। इसके अंदर ऐसा दिया हुआ, देयर इज अ वन प्रिज्म, एक प्रिज्म है, ओके, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, अननोन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वेयर द मिनिमम डेविएशन एंगल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म को कई बार ऐसा भी बोलता है द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके, और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, तो वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो प्रिज्म का एंगल है जिसको हम ए बोलते हैं, वो है 60 डिग्री। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, *1 इज इक्वल टू साइन dm प्लस a डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। देखिए एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज dm इज इक्वल टू d मिनिमम इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट n-1। ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना है व्हेन a इज वेरी स्मॉल, वेरी थिन प्रिज्म। एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, नियर अबाउट 0 to 10 डिग्री, 0 से बढ़कर 10 डिग्री तक हो तो वो छोटा एंगल कहा जाता है। ओके, 10 डिग्री 15 डिग्री देयर इज अ स्मॉल एंगल, लेकिन यहां पर तो 60 डिग्री है एंगल ऑफ प्रिज्म, सो यही फॉर्मूला आएगा। अंडरस्टैंड? ओके, *1 फाइंड करना, हमारे पास dm है, a है,
दोनों की वैल्यू पुट कर दो, यू कैन फाइंड द N2। सो N21 क्या है? N21 इज द इंडेक्स ऑफ N2 by N1। तो देखिए यहां पे जो दिस इज द N2 एंड दिस इज एयर मीडियम इज द N1। सो N1 इज द एयर मीडियम, एयर मीडियम का इंडेक्स 1, और N2 जो हमें फाइंड करना, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ओके, सो N2 इज इक्वल टू, तो इन यहां पे लिख सकते हैं N2 by 1, ओके, इज इक्वल टू, तो यहां पे है साइन, इसको यहां पर, ओके, सो दैट इज साइन dm is 40 plus a is 60 divided by 2 upon sin a is what 60 divided by 2, this is N2 तो फाइंड करना है, N1 is 1, so N2 ही डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, N1 is equals to sin 50 upon sin 30, yes or no? 40 plus 60 100 divided by 2 50 and sin 30, इसकी वैल्यू लॉग टेबल में देख लीजिए और यहाँ पे पुट कर दो एंड यू फाइंड द N2 नॉर्मली। ओके, सो लॉग टेबल में अगर हम फाइंड करेंगे तो N2 नियर अबाउट आपको मिलेगा 1.53। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट 1.53 मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में ऐसा बोला गया, इफ वी डिप दिस प्रिज्म इनटू द वाटर, इस प्रिज्म को उठा करके डाल दिया वाटर में, तो क्या होगा? सपोज दिस इज द वेसल ऑफ वाटर, और वाटर के अंदर जो वाटर मीडियम है उसके अंदर ये प्रिज्म को डाल दिया, तो क्या होगा? देखिए इनिशियली वाटर कहां पे था? एयर मीडियम में। ओके, आउटर मीडियम जो था वो N1 इज इक्वल टू 1 था क्योंकि एयर मीडियम था। अब क्या हो गया? मीडियम चेंज हो गया, नाउ N1 इज नॉट 1। देखिए जो डेंसर मीडियम है वो तो N2 ही है, प्रिज्म का मीडियम। ओके, सो N2 इज सेम जो हमने फाइंड किया यहां पे, वही N2 इज इक्वल टू 1.53। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा। अगर ये पेन को उठा करके हम पानी में डाल दूंगा तो पानी में क्या इसका रिफ्रैक्टिव एंगल चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? इसकी साइज चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। सो एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ऑल्सो सेम, एंगल ऑफ द प्रिज्म वो भी 60 का 60 रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हुआ? मीडियम चेंज हो गया। देखिए यहां पे मीडियम था एयर, यहां पे मीडियम वाटर। सो नाउ N1 इज इक्वल टू नॉट 1, नाउ N1 इज द 4/3 और 1.33, क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द मिनिमम डेविएशन इफ द प्रिज्म इन अ वाटर, क्योंकि डेविएशन एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेविएशन जो है वो डिपेंड करता है N2 और N1 दोनों पे। समझ में आया? सो ये तो फिक्स रहेगा। अगर प्रिज्म का एंगल, तो एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज नहीं होता। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब प्रिज्म इतना है, इतने एंगल का है, सपोज इतने एंगल का प्रिज्म है। ओके, तो अगर वाटर में डाल दिया तो भी उसका एंगल चेंज नहीं होगा, इट्स ऑलवेज कांस्टेंट। सो ए कांस्टेंट रहेगा, N2 भी कांस्टेंट रहेगा, N1 चेंज होगा। सो नाउ ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना और डीएम को सब्जेक्ट करना, वेरी सिंपल। देखिए सो N2 व्हाट इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं N2 by N1 इज इक्वल टू साइन, यही फॉर्मूला, dm plus a by 2 upon sin a by 2। ओके डन। इनटू क्या रहेगा? 1.53। N1 is 1, नो, मीडियम कौन सा है? वाटर, सो 1.33 इज इक्वल टू साइन, dm क्या है नहीं पता, फाइंड करना है। सो dm plus a that is 60। ओके, 60 डिवाइड बाय 2, दोनों का डिवाइड बाय 2 है, ध्यान रखिए। सो हियर इज साइन 60 डिवाइड बाय 2। बस इसमें से डीएम को सब्जेक्ट कर लो एंड यू फाइंड द आंसर, इट्स वेरी इजी। ओके, अगर आपको ये फाइंड करना हो सो आप लॉग टेबल में से फाइंड कर पाएंगे। ओके, थोड़ा सा सोल्व करना हो तो कर सकते हैं। देखिए अगर इसको 1.53 डिवाइड बाय 1.33 कीजिए, सो इट्स नियर अबाउट, यहां पर भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए दिस इज साइन, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं इफ पर्सनल लिमिट ऑफ द डीएम बाय 2,
सॉरी दिस इज dm by 2 प्लस 60 by 3 30, 60 divided by 2 30, और दिस इज sin 30, yes or no, sin 30, okay, this is 1.53 upon 1.33. sin 30 कितना होगा 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0.5, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा 1.53 अपॉन 1.33 क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू साइन dm बाई 2 प्लस 30. ओके, अगर इसको सोल्व करेंगे देन इट्स कम्स नियर अबाउट 0.5759. ओके, इसको सोल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 0.5759 इज इक्वल टू साइन dm बाई 2 प्लस. अंडरस्टैंड? तो अब क्या करना है, जो आपका 0.5759 आया आंसर, ये इसको लॉग टेबल में देखना है एंड फाइंड द एंगल ऑफ साइन, तभी साइन की साइन से कंपैरिजन होगी. तो ये आप देखिए लॉग टेबल में, और उसका जो नेचुरल साइन है उसमें टेबल में देखिए, और एंगल कितना मिलता है वो देखिए. तो वो एंगल मिलेगा आपको नियर अबाउट 35 and 10. So that is near about sin 35 and 10 degree, or 35.1 भी लिख सकते, 30.5.1. okay, is equals to sin dm by 2 plus 30. तो दोनों तरफ साइन को मिला दीजिएगा, क्या होगा, साइन के दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे लिख लेता हूं, दोनों तरफ साइन की कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, साइन दोनों तरफ इक्वल, सो ये एंगल भी इक्वल ही होना चाहिए, ये सुनो, एंगल भी इक्वल ही होना चाहिए. सो हियर वी कैन राइट 35.1 इक्वल टू dm by 2 प्लस 30. ओके, तो इसको इस तरफ ले जाइए, 35 माइनस 30 दैट इज 5.1 इज इक्वल टू dm by 2 to multiply कर दो, dm is equals to 10.2 डिग्री. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर dm. समझ में आया? तो दोनों में फॉर्मूला तो एक ही अप्लाई करना था. जो ध्यान रखने की चीज थी वो ये चीज थी, हियर मीडियम इज N1 बिकॉज ऑफ एयर, हियर मीडियम इज 10, तो नाउ N1 इज नॉट अ 1, इट्स अ वाटर मीडियम. ओके, तो वाटर मीडियम का हमको यहां यूज करना है N1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. बाकी चीज सब सेम है, इट्स वेरी इजी. ओके, नोट डाउन. NCERT exercise 9.8. So question is, there is a one beam of light converging at point P. Okay, कोई लाइट रेज थी, वो लाइट रेज ऐसे कोई P पॉइंट पे कुछ इस तरह से कन्वर्ज हो रही. ओके, लाइट रेज इज कन्वर्जिंग एट दिस P पॉइंट. ओके, क्वेश्चन में ये है. एंड नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड in a path of converging beam 12 centimeter from the P at a point does to beam converge if the lens is पहला convex lens, दूसरा लिया है concave lens. तो कहां पे कन्वर्ज होगी, समझ में आया क्या है क्वेश्चन. लाइट रेज एक्चुअली P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन उसके रास्ते में पहले हम कॉन्वेक्स लेंस तो रखते, बाद में कॉनकेव को रखते. सो व्हाट इज द फाइनल point where the beam of light is merge. समझ में आ गया? आगे देखिए, जो पहली कंडीशन है वो लेते हैं. इन फर्स्ट कंडीशन एक्चुअली में लाइट रेज P पॉइंट पे मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, जो इंसिडेंट लाइट है, सपोज दो ही लाइट लेंगे हम, दिस इज द इंसिडेंट लाइट. ओके, P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा था, लेकिन उसके रास्ते में रख दिया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. उसके रास्ते में लग दिया, फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस. ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस हम सबको पता. तो इसके बीच में रख दिया है हमने कॉन्वेक्स लेंस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द P टू 12 सेंटीमीटर. P से 12 सेंटीमीटर पे क्या रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस रास्ते में. तो क्या होगा, लाइट रेज दूर कन्वर्ज होगी या पास में कन्वर्ज होगी, यस पास में, बिकॉज कन्वर्जिंग लेंस.
तो जो लाइट रेज एक्चुअल में यहां पे पी पॉइंट पे मर्ज होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन जो लाइट रेज यहां से यहां आई और कन्वर्ज हो गई, यहां से यहां आई और रिफ्रैक्शन कन्वर्ज, तो यहां आ गई कोई पी डैश पॉइंट पे, नजीक मिलेगी, पास में मिलेगी। समझ में आया? तो ये कितने पास मिलेगी वो हमें फाइंड करना है, कितने पॉइंट पे मिलेगी। तो इट इज वेरी इजी। देखिए यहां पे जो फोकल लेंथ है वो दी हुई है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। ओके, लेंस का इक्वेशन क्या है? लेंस फॉर्मूला इज 1/v minus 1/u equal to 1/f. So initially we can say अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट रेज यहां पे मिलती, सो वी कैन से दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट यहां पे दिखता, लेकिन ड्यू टू द लेंस उसका इमेज यहां पे मिल रहा है, उसका इमेज पी डैश पॉइंट पे मिल रहा है। सो दिस इज द इमेज फॉर अस। तो पी डैश तो फाइंड करना है, लेकिन पी कितने डिस्टेंस पे? 12 डिस्टेंस पे। सो वी कैन से द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 12 सेंटीमीटर। और पहली बार 12 सेंटीमीटर कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो जी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि लाइट रेज जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द लेंस। लेंस का जो पोल है वहां से मेजर करेंगे टू द ऑब्जेक्ट, तो यहां से यहां इस डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज, एंड द डायरेक्शन मेजर to the point of object is also same. So 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज कई बार जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है वो नेगेटिव रहता है, 99.9 में। ओके, लेकिन यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव है। तो बस ये एक फॉर्मूला है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। u का रख देंगे हम 12, f को रख देंगे 20। So 1/v is equals to 12 को इस तरफ, then positive, then 1/12, 1/20. So v को क्या करेंगे? सब्जेक्ट। So v is equals to 20 into 12 upon 20 plus 12. So that is 33. Okay, इसको सोल्व करेंगे and that is your answer in centimeter. Understand? तो इसको अगर सोल्व करेंगे कैलसी से, सो दैट इज नियर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। तो हम सबको बता दें कि पहले वो 12 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही थी इनिशियली। इफ लेंस इज नॉट अवेलेबल देन इट्स कन्वर्ज एट 12 सेंटीमीटर एंड हियर इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो पास में कन्वर्ज हो रही। देखिए 7.5 सेंटीमीटर, पहले 12 पे थी और 7.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब यूज कर रहे हैं नेक्स्ट लेंस इज कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा? देखिए इन अ कॉनकेव लेंस तो एक्चुअली लाइट रेज इस तरह से आ रही थी, कोई पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, कोई पी पॉइंट पे, सॉरी एक्चुअल जो लाइट रेज है वो यहां से आ रही थी और कोई पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। दिस इज द पी पॉइंट। अब रास्ते में क्या आ गया? Which lens is comes in between the light rays? That is ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के साथ डाइवर्जिंग लेंस, तो जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है इसमें वो कैसी होगी? डाइवर्ज होगी। ओके, लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रही है वो डाइवर्ज होगी और कहीं दूर मिलेगी। समझ में आया? पी डैश पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो पी डैश पॉइंट फाइंड करना इसी तरीके से। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा v जो हमें फाइंड करना है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पहले तो यहां पे कन्वर्ज हो रही थी, ड्यू टू द लेंस इस पोजीशन इज चेंज। तो लेंस क्या करता? पोजीशन में चेंज करता। ऑब्जेक्ट जो होता है उसका इमेज कहीं और दिखाता है, तो वही हुआ। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर इमेज। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v minus 1/u equal to 1/f. So 1/v is what? 1/v is 1/v तो फाइंड करना है ना।
1/u, तो u कितना आएगा 12, सेम जो इसमें था 12 वही इसमें, लाइट रेज की डायरेक्शन में ही फाइंड करेंगे, सो 12 इज पॉजिटिव, 12 सेंटीमीटर इज पॉजिटिव, तो यहां पे रहेगा 12 इज इक्वल टू 1/f, f कितना है, द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस इज 16 सेंटीमीटर, तो वो आएगी 16। मिस्टेक होने के चांसेस कहां पे है, 16 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यस इज नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ है वो रहती है नेगेटिव। ओके, नाउ 1/v इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे, देन 12 माइनस 16, so that's why 1/v, sorry, that's why you find v is equals to cross multiply, okay, so 12 into 16, 16 minus 12, so v is equals to 12 into 16 divided by 4, so 4 3s are 16 3s are, so that is 48, yes or no, centimeter, so 48 सेंटीमीटर पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है इन अ कॉनकेव लेंस, ओके, और ये आया है पॉजिटिव, इट मींस इसी डायरेक्शन में मिलेगी, जो तो हम तो बता देते, ये डिस्टेंस कितना हुआ 48 सेंटीमीटर, समझ में आया। सो बिकॉज ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इन अ सेकंड केस द लाइट रेज इज कन्वर्ज एट वेरी फार डिस्टेंस टू द अर्लियर वंस, देन इसमें डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो डायरेक्शन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स डिपेंडिंग ऑन वन फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूलाज ओनली, देन लिख डालो। This is the question of combination of lens. There is a two lens. Okay, first lens is concave lens with a 30 centimeter focal length, and then is convex lens with a 20 centimeter focal length. And the question is, these both lenses are combined together. Okay, and the system of this concave and the convex lens is converging or diverging. It's a question. Okay, convex lens is a 30. Okay, sorry, this convex is a 30 and the concave is a 20 centimeter. So कुछ इस तरह से, suppose this is a concave lens, ये हमारा है convex और उसी के साथ रख दिया concave. So ऐसा कॉम्बिनेशन है, so ऐसा कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग, इट्स अ क्वेश्चन। तो बेसिकली दिस इज F1, दिस इज F2, ओके, तो यहां पे लिख सकते दिस इज F1 फोकल लेंथ F1, दिस इज फोकल लेंथ F2। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और कॉनकेव लेंस दोनों के लेंस की फोकल लेंथ दी गई हुई है, एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेंस इज गिव द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। तो बस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट कर दो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जो फाइनल फोकल लेंथ आएगी उसी से पता चलेगा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। सो 1/f1, f1 कितनी है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मींस 30 सेंटीमीटर प्लस 1/f2, f2 कितनी है 20 सेंटीमीटर, लेकिन सबसे पहला ध्यान इसमें रखना है 20 सेंटीमीटर इट्स द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है वो, दैट इज नेगेटिव, यहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां पे होगी, मिस्टेक होने के चांसेस है, मिस्टेक यहां पे सबसे ज्यादा, ओके, तो 20 आएगी नेगेटिव, तो फाइनल फोकल लेंथ इज 1/30 minus 1/20, okay, so f is equals to cross multiply, then 30 into 20, okay, 20 minus 30, that is minus 10, okay, mini cancel, then that is f is equals to minus 60 centimeter, so minus 60 centimeter, देखिए नेगेटिव आया, so negative sign shows that this the combination of this lens is working like a concave lens, is working like a concave lens, concave lens means converging, so ये जो combination है वो converging रहेगा या diverging, concave कैसा रहता diverging, yes, so there is a diverging lens, the combination is look like, or combination is work like a diverging lens, समझ में आ गया, it's very easy,
कुछ इस तरह से होमवर्क में कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट कीजिएगा. ओके, सो देयर इज अ टू लेंस विथ इक्वल focal length, two lengths with an equal focal length. Okay, first combination is two concave with f is equals to 20 centimeter focal length, and the second is convex, f is equals to 10 centimeter focal length. Okay, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसकी फाइनल फोकल लेंथ क्या होगी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस बनेगा. आंसर कमेंट कीजिए.